सभी साथियों को जोहार। जेटेट के इस वीडियो के में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे आज समावेशी शिक्षा के बारे में या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा में क्या क्या है और विशेष आवश्यकता वाले, जिसको हम लोग CWSN के नाम से जानते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ये है क्या, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा की कब शुरुआत किया गया, क्यों शुरुआत किया, हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या इसके प्रमुख उद्देश्य, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ हम जानेंगे समावेशी शिक्षा में क्या क्या सिद्धांत हैं। इस बार NEP 2020 की समावेशी शिक्षा के बारे में बात करती है, और चूँकि एक शिक्षक होने के नाते हमें समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ ही हम लोग जानेंगे इसका महत्व क्यों है, इनकी आवश्यकताएँ क्यों हैं, इनसे में क्या क्या लाभ है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उनके समाधान कैसे हैं। इसके बाद हम आगे जानेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो CWSN के नाम से जानते हैं, ये बच्चे क्या हैं और कितने प्रकार के CWSN के बच्चे हैं। अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। फिर हम लोग चर्चाएं करेंगे जैसे ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बाद ADHD, प्रतिभाशाली वाले बच्चे, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे हम लोग कि समावेशी कक्षाएँ क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। अभी एक प्लानिंग चला हुआ IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, इसमें कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसके बाद RPWD एक्ट 2016 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के बारे में या उनको समावेशी शिक्षा में कैसे प्रावधान किया गया है। इसके बाद RT एक्ट 2009 के बारे में जानेंगे। इसके बाद NEP 2020 में समावेशी शिक्षा में किन किन चीज़ों का समावेश किया गया, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग जो वन लाइनर मेन पॉइंट्स है उसमें चर्चाएँ करेंगे। और इस सेशन के अंत में हम लोग चर्चाएँ करेंगे कुछ बच्चों के बारे में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनका अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर 9 कैटेगरी बताए हैं, जैसे अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या बहुत दिव्यांगता या प्रतिभाशाली बच्चे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये क्यों समस्याएँ होती हैं, इन बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं। और चूँकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक को इन सभी बच्चों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उनके लिए आसान हो सके। फिर हम लोग जानेंगे और ये बच्चे अगर हमारे विद्यालय में आते हैं तो इनकी समस्याओं का समाधान एक शिक्षक कैसे कर सकता है, जो हम वास्तविक जीवन से भी जूझेंगे। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में जब ये बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे, हम उनको कैसे शिक्षण कर सकें, कैसे उनको आगे मदद कर सकें, इसके बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो के अंत में हमारा कुछ क्वेश्चंस है MCQ, जैसे आपको हम दिखाएंगे। MCQ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, MCQ है। MCQ में कुछ MCQ की हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल का है कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चाएँ किए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको क्लियर करना हो तो आपको कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़नी नहीं पड़ेगी, और इसी से आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यानी आप इस चैप्टर को आराम से क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ सारे प्रश्नों को उत्तर भी देख सकते हैं। यानी आपका पढ़ाई के साथ साथ पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यही हमारा प्रयास है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल माई ड्रीम डेस्टिनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई दोस्त या बंधु अगर वे तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए, तो ये ज़रूर उनको भी बताइए। जैसे हमें खबर मिल रही है कि जेटेट हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के महीने में संभावित है। ये परीक्षाएं बहुत जल्द हो जाएगी, इसलिए हमारे पास समय कम है, 1-1.5 महीना है। 1-1.5 महीना में लेकिन सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो इतना सारा चीज़ों को करना संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक समय पढ़ने में दीजिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। और ये एग्ज़ाम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार ये तो 10 साल बाद जेटेट का एग्ज़ाम हो रहा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसी बार में ही निकल जाने का, क्योंकि उसके बाद सीधा नियुक्ति परीक्षा है, ताकि हम आसानी से नियुक्ति परीक्षा इस जेटेट को पास कर नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकें। और नियुक्ति परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट के आधार पर आपका नौकरी का रास्ता साफ होगा। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को भी देखें, साथ ही आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, उसको भी अच्छे से देखें और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें। हम लोग अगले सेशन में कुछ मॉक टेस्ट का प्रश्नों को भी इसमें लाएंगे। ठीक है, हमारे दोनों वीडियो साथ साथ चलेगी, वीडियो वाला सेशन भी चलेगा और एक सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे, उन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा सुविधाएँ हो जाए। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं
और भी इनको किस प्रकार की मदद चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी ऐसा शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य, दिव्यांग बच्चे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे या भाषा विविधता वाले सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में और उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी को बोलते हैं समावेश, यानी अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के साथ साथ अलग अलग प्रकार के समझ के स्तर वाले बच्चे या विशेष प्रकार के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य हमारा क्या है कि एक साथ बैठना नहीं, बल्कि सभी बच्चों को सम्मान देना, समान अवसर देना, सहभागिता देना और सीखने का अवसर देने। किसी प्रकार के बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव किए हुए हम शिक्षक उनको अच्छे से शिक्षण करेंगे। यह है समावेशी शिक्षा है, जो कि NEP 2020 का सबसे महत्वपूर्ण है। उनके अलग से क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है, उसी सेम क्लासरूम में बैठ कर उन बच्चों को भी आप शिक्षण अधिगम करके समान अवसर प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर सरल परिभाषा में बात करेंगे तो एक ऐसी शिक्षा है जिसमें प्रत्येक बच्चा बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, इसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा अलग अलग है और समावेशी शिक्षा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सभी देशों में चलाई जा रही है, क्योंकि यूनेस्को जो विश्व स्तर में काम करती है, 1994 में उन्होंने इसकी दिशा में एक कदम उठाया था कि कोई भी बच्चे शिक्षण प्रक्रिया में छूटे नहीं, वे घर में नहीं बैठे, चाहे वे दिव्यांग बच्चे ही क्यों ना हो, ठीक, उनको उचित सुविधाएं मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक परिभाषा दिया था, समावेशी शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी बच्चों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षा के सभी के लिए सुलभ बनाई जाती है। सभी बच्चों को उनको जो आवश्यकताएं चाहिए उसके आवश्यकता अनुसार जो भी हम संसाधन या हम शिक्षण उपलब्ध कराते हैं, यही है समावेशी शिक्षा। NEP 2020 में यही बताया गया है कि प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से वे सीख सकें, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि बच्चे को ये उनको समान अवसर के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि वे बच्चे क्या होगा कि सभी सही ढंग से वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। तो इसमें किन किन बच्चों को शामिल किया गया? जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, या यूनिवर्सल, इसके लिए क्या किया, अलग अलग ऐप का भी डिज़ाइन किया गया, जैसे यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। उसके अलावा बैरियर फ्री लर्निंग डेवलपमेंट, यानी बहुत सारे हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्लासरूम का निर्माण किए हैं, साथ साथ उनको ऐसा इन्वायरमेंट के प्रदान किया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान मतलब उत्पन्न नहीं हो। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उसके उद्देश्य है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, भेदभाव, बच्चों के बीच में भेदभाव को समाप्त करना, सामाजिक समरसता को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, सहयोग और सहिष्णुता का विकास करना और प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है उसको विकास करना, साथ ही प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के प्रति लोकतांत्रिकरण करना, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार, चूँकि सभी बच्चों का अधिकार है, इसलिए शिक्षा के अधिकार को सभी बच्चों तक पहुंचना सुनिश्चित करना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें क्या क्या सिद्धांतों को अपनाया गया? इसमें सिद्धांतों की अगर बात करेंगे, समानता, यानी सभी बच्चे बराबर हैं। इसके अलावा समान अवसर, सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। विविधता का सम्मान, अगर बच्चे अलग अलग है, दिव्यांग बच्चे भी है, तो उनको भी विविधता का सम्मान करना चाहिए। अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के हैं, ठीक है, तो उनको भी, या ये बच्चे जैसे ST SC बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी उसमें विविधता का सम्मान करते हुए उनको उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सहभागिता, सभी बच्चों को सहभागीपूर्ण, ठीक है, समान अवसर देना। इसके अलावा सहयोगात्मक अधिगम, यानी हम शिक्षक बच्चों को अच्छे से ज़्यादा सहयोग करके उनको आगे बढ़ने का अवसर देंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी बच्चों की लर्निंग अलग अलग होती है, कोई बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, कोई बच्चे धीरे से सीखते हैं, तो इन बच्चों के उनको सम्मान करते हुए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। इसके अलावा लचीला पाठ्यक्रम को काफ़ी ज़्यादा लचीला बनाया गया है, जिसके तहत जैसे अभी वर्तमान में 1 और 2 के बच्चों को सिर्फ मौखिक लिया जाता है, उनको कोई लिखित परीक्षाएं नहीं ली जाती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लचीला बनाया गया है जिससे बच्चे आसानी से सीख कर पाएँ। इसके बाद सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूसली उनका जो एवोल्यूशन करते हैं, हर स्टेप में हर एक चीज़ बताने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है। और अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। इसके अलावा जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी कोई बच्चों को किसी भी हाल में ड्रॉप आउट नहीं होने देना है, उनको रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि उनको आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर हमें प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं? समावेशी शिक्षा की ये विशेषता है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसके अलावा ये आवश्यकता के अनुसार उनको विशेष सहायता दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे को अधिक से अधिक सहयोग मिलता है। इसका बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों में हम शिक्षण करते हैं, जिसमें अलग अलग ICT या उपकरणों का उपयोग करते हैं, और इसमें शिक्षक, अभिभावक और हमारे जो समुदाय है, आसपास के समुदाय की सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अब हम बोलते हैं इसका महत्व क्या है। समावेशी शिक्षा का महत्व इसलिए है कि इससे बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ता है, साथ ही सामाजिक दूरी कम होती है, सहानुभूति का विकास होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विकास होता है। इससे ड्रॉप आउट का रेट बहुत कम होता है। इस तरह सभी बच्चों में प्रतिभा विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमको याद दिला दें कि ये हमारा चैनल का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी, और आप हमें थोड़ा सहयोग कीजिए। हम आपके लिए इतना कर दे रहे हैं कि आप भी थोड़ा हमारे लिए कर लीजिए कि आप अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अब तक इससे अच्छी और जानकारी ला सकें। और साथ ही आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपको हमारी जानकारियाँ कैसे लग रही है, कितनी मदद मिल रही है और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, ताकि हम अब तक अधिक से अधिक चीज़ों को शेयर कर सकें, क्योंकि हमारे पास अभी परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम बचा हुआ है। ठीक है, और हम इन चीज़ों को बेहतरीन ढंग से अच्छे से मेन पॉइंट को फोकस करके सीख पाएँ। चलिए हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, साथ ही शिक्षा का अधिकार RT 2009 लागू किया गया है और RPWD एक्ट जो है 2016 को लागू किया गया है। साथ ही NEP 2020 है और SDG 4 यानी क्वालिटी का एजुकेशन जो शो कर रहा है, ये समावेशी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है समावेशी शिक्षा की दिशा में। क्या क्या लाभ है इसमें? बच्चों के लिए आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल, मित्रता या आत्मनिर्भरता बढ़ता है और शिक्षकों के लिए एक नवीन शिक्षण प्रणाली है। एक सबसे बड़ा चैलेंज है समावेशी शिक्षण में, एक शिक्षक के सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक ही क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चों को हम शिक्षण करते हैं, जिससे कोई बच्चे स्पीड सीखते हैं, कोई बच्चे धीरे सीखते हैं। इसके अलावा एक क्लासरूम मैनेजमेंट शिक्षक सीखता है कि कैसे हम ऐसे क्लास को हम कैसे मैनेज करें और कैसे शिक्षण प्रणालियों करें। इसके अलावा एक रचनात्मकता, यानी शिक्षक के पास कितनी रचना कौशल है और वो कैसे ऐसे बच्चों को मदद कर सकता है, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इन चैलेंज को पार करके ही ठीक है शिक्षा प्रणाली को सुधार कर सकते हैं और बच्चों को अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं। साथ ही ये समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें समानता, सामाजिक न्याय और समरस समाज बनता है। अब चुनौतियाँ क्या क्या है? चुनौतियों की अगर हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, क्योंकि अभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद उनको स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे ये स्पेशल चाइल्ड हैं जो RPWD एक्ट के तहत हैं, तो उनको कैसे शिक्षण किया जाए, ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इन बच्चों को शिक्षण के लिए सबसे बड़ा बात है कि बहुत ज़्यादा पैशेंस रखना पड़ता है और इनका जो लर्निंग है वो फास्ट नहीं होता, स्लो लर्नर है। लेकिन इनको आप उन बच्चों के साथ लेके चलना है जो एक ही क्लासरूम के अंदर में ही आपको शिक्षण करना है। इसके अलावा हमारे पास संसाधन के अभाव होता है कि बहुत सारी जगह में ICT का लेवल भी उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक भी ICT उतने जानकार नहीं है, तो उनको विभिन्न प्रकार के रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से उनको शिक्षण करना है। और चूँकि जब क्लासरूम बड़ा हो जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि सही बच्चों को ध्यान नहीं रख पाते हैं। कभी भी एक शिक्षक को नकारात्मक सोच नहीं रखना है, बल्कि हमेशा सकारात्मक रहना है। बच्चों को हमेशा सकारात्मक करना है, उनको हमेशा ये करना है, उत्साहवर्धन करना है। उनको हमेशा बोलना है कि आप कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा चुनौतियां हैं कि हमारे पास सहायक उपकरण उतने नहीं हैं और अभिभावक बहुत कम जागरूक हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं तो जागरूकता में वे अपने दिव्यांग बच्चों को देख के पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और वे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दिव्यांग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, आने वाले जीवन में वे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए क्या क्या समाधान होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षक का प्रशिक्षण होना चाहिए। ICT का प्रयोग सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। जो भी सहायक उपकरण है उन सहायक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यह यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी ऐसा डिज़ाइनिंग होना चाहिए जिससे सही बच्चे आसानी से सीख सकें। इसके अलावा विद्यालय में रैंप या बैरियर फ्री व्यवस्था होना चाहिए, जो वर्तमान में सभी विद्यालयों में व्यवस्था है। साथ ही सभी समुदाय की सहभागिता, यानी जितने सारे समुदाय हैं विद्यालय के, उसमें सहभागिता जरूरी है। अब हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो CWSN, ठीक है, CWSN का मतलब है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है, ये ऐसे बच्चे जिनको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत पड़ती है, विशेष शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, या अन्य विधियों के माध्यम से या संसाधनों के माध्यम से जिनको शिक्षण अधिगम की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या CWSN वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चे में कौन कौन से बच्चे हैं? पहला जैसे दृष्टिबाधित या विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, इस बच्चे कम दिखाई देता है या ये ब्रेल लिपि को उपयोग करते हैं, साथ ही स्पष्ट अधिगम करते हैं। इसके लिए क्या क्या शिक्षण सामग्रियाँ, ऑडियो सामग्रियाँ हैं, चूँकि उनको दिखाई नहीं देती है तो सुन के चीज़ों को समझ पाते हैं। ब्रेल पुस्तक है जो बड़े बड़े अक्षरों के माध्यम से लिखी रहती है। उसके बाद उनका मूल्यांकन जो होता है ये मौखिक प्रक्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, तो जो हम लोग जाने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी
उपयोग होती है। अगर प्रश्न वगैरह आते हैं तो ब्रेल लिपि का उपयोग होता है, तो जिसका आविष्कार लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। अब आते हैं श्रवण बाधित, ऐसे बच्चे जिनका सुनाई की क्षमता नहीं रहती है, उनको सुनने में कठिनाई होता है, तो ये चूँकि ये सिर्फ सुन नहीं पाते हैं लेकिन वे उनको दिखाई देती है, इसलिए इनके लिए हम सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन लैंग्वेज या विजुअल टीचिंग के माध्यम से कर सकते हैं, चित्र या वीडियो के माध्यम से या फोटो से, ठीक है, लिप रीडिंग के माध्यम से भी ये बच्चों को शिक्षण कराया जाता है। अब हम तीसरे कैटेगरी में जाते हैं अस्थिबाधित, यानी ऐसे बच्चे जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, जिनको चलने फिरने में कठिनाई होती है। इनके लिए रैंप, व्हीलचेयर या अनुकूल फर्नीचर का हम लोग व्यवस्था करते हैं, ठीक है, और इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जोड़ देते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जिनमें धीमी सीखने की गति होती है, लो IQ होता है या दैनिक कार्यों में इनको कठिनाई होती है, तो ये शिक्षण को छोटे छोटे चरणों में सीखते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे उनके लिए अलग अलग छोटे छोटे यूनिटों में बांटना है, उनको बार बार रिवीजन करना है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करके उनको शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जोड़ना है। अगला अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैल्कुलिया है, ठीक है, इनको बहुसंवेदी शिक्षण के माध्यम से हम जोड़ते हैं। इनके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता भी होती है, उनको व्यक्तिगत सहायता भी पड़ती है, यानी हर बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है, तो ये है। उसके बाद एक है अभी जो रिसेंटली चला हुआ ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिल नहीं पाता, घुल मिल नहीं पाता है, उनको सामाजिक संचार में कठिनाई होती है और उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों में हम उनको एक रूटीन प्लान करें कि उनको जो दिनचर्या होती है कैसे करें, इनको दृश्य संकेत यानी विजुअल रूप से दिखाएं या छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को पालन करवाएं, ठीक है। हर दिन का एक नया नया वर्क दें, ठीक है, विद्यालय में कि उसी को करना है, फिर धीरे धीरे वे सक्षम हो जाते हैं, बच्चे कर सकते हैं। अगला ADHD यानी ऐसे बच्चे जो इधर उधर भागा दौड़ करते रहते हैं, एक ही जगह स्थिर नहीं बैठते हैं, ठीक है। ऑटिज्म वाले बच्चों में भी ADHD वाला ये गुण हो सकता है, या ADHD वाले बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा एक जगह बैठते नहीं हैं, कक्षा में हमेशा इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। ये कभी कोई कक्षा से निकल के इधर उधर खेलने चले जाते हैं, तो इन बच्चों में ध्यान की कमी होती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वे आवेगपूर्ण व्यवहार करते हैं, तोड़ फोड़ भी कर देते हैं कभी कभी। तो उनको कार्य देना चाहिए, छोटे छोटे कार्य में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा ये काम करो, ठीक है। इसके अलावा जो भी अगर अच्छे काम करते हैं तो उनको सकारात्मक रूप से प्रोत्साहन करना चाहिए और उनको गतिविधि, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, प्ले में, डांस में, म्यूजिक में या कुछ और शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षण किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, जिनको गिफ्टेड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं, जो अत्यधिक बुद्धिमत्ता, ये बहुत तेज़ी से सीखते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो आपके पास स्टॉक खत्म हो जाएगा, उससे पहले वो सीख लेंगे, आप जो बताना चाहते हैं उससे पहले वो सीखे हुए रहते हैं। इनमें रचनात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से सीखते हैं, आपके बोलते बोलते हुए पूरा चीज़ को बता देते हैं। तो इनके लिए क्या होता चाहिए, ऐसे इनरिचमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, इनको प्रोजेक्ट दे देना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट के माध्यम से आप उनको क्रियाकलाप माध्यम से जोड़िए और इनके लिए हॉट्स लेवल क्वेश्चन जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्योंकि इनके पास इतना IQ रहता है कि आपसे ज़्यादा वे जानकार रहते हैं, आपसे पहले वो पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, इनको ग्रुप वर्क दीजिए, ग्रुप लीडर बनाइए ताकि और दूसरे बच्चों को भी मदद कर सके। तो इस प्रकार के माध्यम से इन बच्चों को, गिफ्टेड चाइल्ड बच्चों को भी, ये भी एक प्रकार के बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये बच्चे आगे जाके बहुत बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आते शिक्षक की भूमिका क्या है। सभी बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, भेदभाव किसी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। इसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या IEP बनाना चाहिए, यानी हर बच्चों में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों का आपको एक अलग से डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा विभेदित शिक्षण, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, यानी अलग हर बच्चों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना है, अलग अलग काम करवाना है। इसके बाद कंटिन्यूसली असेसमेंट करेंगे कि रेगुलर हम असेसमेंट के माध्यम से जानेंगे कि बच्चे कितना सीख रहा है, कैसे सीख पा रहा है। इसके अलावा हम बच्चों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे, साथ ही हम अधिक से अधिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। अब क्या होना चाहिए समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। सबसे पहले चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के आधार पर बच्चों को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार का क्लास होना चाहिए। साथ ही बैरियर फ्री होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है या पाठ्यक्रम है एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। बच्चे जितना सीख पाते उतना ही सीखना है, उसे अब कोशिश करें और ज़्यादा अच्छा से सिखाएं। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ मदद करके, जो बच्चे अच्छा जानते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड दूसरे बच्चों को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद की भावना सीखते हैं, ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से सहयोग की भावना विकसित होती है और ये धीरे धीरे एक्टिविटी बेस्ड, हमने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप से परियोजना आधारित काम करके ये सीखते हैं
और साथ ही हर बच्चों का हम लोग कंटिन्यूसली एक असेसमेंट करते हैं। अब आईईपी के बारे में क्या है, आईईपी एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है जिसमें किसके लिए आवश्यकता होती है, वैसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्तमान स्तर क्या है, कैसे अभी वर्तमान में जब स्कूल में आते थे वर्तमान स्तर क्या है, वार्षिक लक्ष्य क्या है, मतलब एक साल में हम उनके लिए एक प्लानिंग बनाएं कि इन बच्चों को एक साल में हम कहाँ तक सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे। अल्पकालिक लक्ष्य, एक महीना में हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, 2 महीने में क्या प्लानिंग होना चाहिए। इन जितने भी आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए रणनीति एक शिक्षक को बनानी चाहिए। इसके अलावा शिक्षण रणनीति कैसा होना चाहिए, आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा कि इन बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, ठीक है। जो एक शिक्षक के लिए भी एक मुश्किल काम रहता है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और बीच बीच में आपको मूल्यांकन करना है, उसके पेरेंट्स को भी बुलाना है ताकि उनसे भी आप बात कर सकें और आवश्यक सहायता जो भी चाहिए, ठीक है। या अगर आप नहीं कर पाते तो बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय टीचर्स हैं, ठीक है, तो ये भी आके मदद करते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये क्या है, यूनिवर्सल यूडीएल का है कि ये इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो। इसके लिए यूडीएल के लिए कुछ नियम है जिसमें हम लोग 3 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। पहला है सीखने के अनेक माध्यम, मल्टीपल मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग माध्यम सीखते हैं। दूसरा है अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तीसरा सहभागिता के माध्यम से, यानी शिक्षण, अगर मान लीजिए आप गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं फिर भी बच्चे सीखते हैं, हर जगह बच्चों को सीखना है। तो एक शिक्षक सबसे बड़ा पैसा है जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। हर स्टेप में आपको सोचना है, आपके पास एक शिक्षक के पास अधिक से अधिक क्रिएटिविटी, ठीक है, और हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए साथ में, तब जाके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य सिद्धांत अगर क्वेश्चन आता है, ये यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है, यूडीएल के लिए क्या है, सीखने का माध्यम, अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम और सहभागिता के माध्यम होना चाहिए। अब हम लोग कुछ चीज़ें को जानते हैं जो जानना ज़रूरी है, जो आने वाले समय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जेटेट में, चूँकि सीटेट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रमुख बिंदुओं को जानना पड़ेगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया, उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो दिव्यांग हैं, ठीक है, यानी उनके दिव्यांगों की अधिकारों की रक्षा के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया है। इसमें सभी बच्चों को समान अवसर दिया गया है और बैरियर फ्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया गया है। साथ ही इसके तहत समावेशी शिक्षा को बढ़ाया गया है और शिक्षा और रोजगार में ऐसे बच्चों के लिए आरक्षण की आवश्यकता है और इसके अलावा इनमें किसी प्रकार के भेदभाव से मना किया गया है। अगला हम लोग जानते हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में और समावेशी शिक्षा के बारे में। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। ये आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्रभावी है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों को प्रवेश का अधिकार है और किसी बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा इसमें शिक्षण प्रणाली हमारी कैसी होती है, बाल केंद्रित प्रणाली शिक्षण होती है। अब हम जानते हैं एनईपी 2020 और समावेशी शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो FLN प्रोग्राम किया गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियो में भी जान चुके हैं। और समावेशी और समान शिक्षा दिया गया है एनईपी 2020 के तहत। दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसे अनुकूल विद्यालय बनाया गया है, यानी विद्यालय में उनको चढ़ने के लिए रैंप वगैरह भी बनाया गया है। इसके अलावा बेंच डेस्क भी उसके हाइट के अनुसार रखा गया है। इसके अलावा हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तकनीकों को उपयोग करते हैं, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षण को बनाया गया है, मातृभाषा में शिक्षक अपना मातृभाषा में बताएंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम को काफ़ी लचीला बनाया गया और शिक्षकों को बीच बीच में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रमुख कार्यक्रम अभी वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। जेटेट के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, जेटेट के लिए यह तथ्य है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी बच्चों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब है कोई बच्चा रिजेक्ट नहीं हो, ये समावेशी शिक्षा का प्रमुख आधार है, ठीक है। किसी बच्चे को उनको दिव्यांग बता के आप लेने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। इन सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आईपी का पूरा फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यूडीएल है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है, यानी एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई होती है। डिसकैल्कुलिया गणित में सीखने में कठिनाई होती है, यानी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। ADHD का मतलब है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ऑटिज्म एक ऐसा ये है दिव्यांगता है जिसमें बच्चों में सामाजिक संचार प्रभावित होता है, ये कम्युनिकेशन स्किल इसमें विकसित नहीं हो पाता है। और ये सब के लिए कौन सा एक्ट रक्षा करता है सभी बच्चों का, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। आरटी एक्ट 2009 का संबंध है सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार से। एनईपी 2020 विशेष रूप से किस पर बल दिया गया है, हम लोग पहले के वीडियो में भी बताया गया है।
कि ये समावेशी शिक्षा पर बल देता है। और पीयर ट्यूरिंग क्या है, यानी जो बच्चे एक दूसरे को मदद करके सीखते हैं, ये समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाता है। साथ ही डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चला करते हैं। और कंटिन्यूसली असेसमेंट का मतलब होता है कि लगातार हम बच्चों को असेसमेंट करते जाते हैं, जिससे उनके शिक्षण कितना सीख पा रहे, कैसे सीख पा रहे, उसके बारे में पूर्ण जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। समावेशी शिक्षा में क्या होता था, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा होता है उद्देश्य, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करते हैं। दृष्टिकोण क्या है समावेशी शिक्षा में, विद्यालय स्वयं बच्चों के अनुसार बदलता है, और एकीकृत शिक्षा में बच्चे को विद्यालय के अनुसार ढलना पड़ता है। ठीक है, तो एकीकृत एजुकेशन की जगह अभी वर्तमान में समावेशी शिक्षा को दिया गया है। जैसे केंद्र सही प्रकार में भी होता है, यहाँ पे मुख्यतः दिव्यांग बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन में शामिल किया गया है। और चूँकि पहले सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लागू किया गया था, वर्तमान में इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली NEP 2020 में समावेशी शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए अभी का जो है सही प्रकार के विविधता वाले बच्चों को भी हम लोग शामिल करते हैं। साथ ही अभी पाठ्यक्रम लचीला और बाल केंद्रित बनाया गया, जबकि पहले पाठ्यक्रम कम लचीला और ये था बाल केंद्रित, उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार की चीज़ों को जेटेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि CDP का एक प्रमुख विषय है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कुछ विशेष रूप से, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD, ऑटिज्म, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बाद वाले सेशन में हम लोग इसके बाद में हमारा क्वेश्चंस भी है, उन क्वेश्चन पे भी हम लोग चर्चाएँ करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि CWSN वाले जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ठीक है, उसमें वास्तव में क्या दिक्कतें होती हैं, उसमें सीखने में या एक दूसरे से वार्तालाप करने में, व्यवहार में या सारी गतिविधियों को करने में दिक्कतें होती है। वे समाज के अनुसार वे क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और सामान्य बच्चों की तुलना में उनको अधिक आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण वे सहायक उपकरण या अनुकूल वातावरण के द्वारा ही वे सीख पाते हैं। तो इन बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है कि इन बच्चों की बुद्धि कम होती है, वे बच्चों की बुद्धि कम नहीं होती है। इन बच्चों की बुद्धि अनेक बार ऐसा होता है कि सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धि होती है, लेकिन इनके सीखने का शैली, ठीक है, इनका जो लर्निंग तरीका होता है, ये सबसे अलग होता है। ये अपने तरीके से सीखते हैं, लेकिन ये सीखते ज़रूर हैं, और ये इनका IQ बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। बस आपको क्या करना है, एक शिक्षक को उनको एक पॉजिटिविटी बनाए रखना है, और कभी भी उनको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा उद्दंड जरूर होते हैं, लेकिन उनको अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता है, ताकि ये बच्चों द्वारा कुछ अच्छी चीज़ों को इन भविष्य में किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं कि 9 अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण करते हैं। जिसमें पहला है अधिगम अक्षमता, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरे बौद्धिक दिव्यांगता, यानी जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। दृष्टिबाधित, जो हम लोग पहले बात किए थे, विजुअल इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट। दूसरे बाद अस्थि और चलन बाधित दिव्यांगता, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसके बाद है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये पूर्ण रूप से सब कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन उनको सामाजिक संचार कौशल में दिक्कत होती है। ADHD, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अनेक क्लासरूम में बैठे नहीं रहते हैं, इधर उधर भागा दौड़ करने वाले बच्चे हैं। उसके बाद है मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी उसमें बहुत प्रकार की दिव्यांगता होती है। और अंतिम में प्रतिभाशाली बच्चे। तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है। अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कौन है, ठीक है, पहले जो हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे अधिगम अक्षमता है यानी ऐसे बच्चे जिसमें तंत्रिका विकास यानी न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति नहीं होती है। यानी ये बच्चे में, ये सामान्य बच्चा बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने लिखने या गणना करने में या भाषा और चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये सामान्य बच्चे से अधिक सामान्य IQ हो सकता है या सामान्य से अधिक IQ हो सकता है। ठीक है, ये आलस्य या कम बुद्धि का नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, और ये उनको अगर उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो ये उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अधिगम अक्षमता, ये लर्निंग डिसेबिलिटी। अगला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ये बीमारी नहीं है, हम लोग कभी कभी उसको गलती से बीमारी सोचते हैं, लेकिन बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको एक लंबे समय तक, ठीक है, बच्चों को अगर हम लोग मदद करते हैं तो ये ठीक हो सकते हैं, एक सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी सकते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हकलाते हैं, इनको मुख्यतः रीडिंग करने में दिक्कतें होती है, इसका कारण क्या होता है कि इसका जो दिमाग होता है
ठीक है, अपने भाषा को प्रसंस्करण नहीं कर पाता है। इससे कुछ कारण होता है, आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल विकास में अंतर इसका प्रमुख कारणों में से एक आता है। इसके अलावा प्रारंभिक भाषा के विकास में जो कठिनाई होती है, तो डिसलेक्सिया के कारण क्या होता है, वे हकलाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण इसकी खराब पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि डिसलेक्सिया आलस्य के कारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होती है, जैसे प्रमुख लक्षणों के बारे में। और ये अक्षरों को भी कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं, समान अक्षरों में भ्रम हो जाता है, जैसे बो और दो में, पो और फो में। कभी कभी शब्दों को उल्टा पढ़ लेते हैं, पढ़ने की गति बहुत धीमी हो जाती है, बार बार रुक जाते हैं, पढ़ा हुआ चीज़ को याद नहीं रह सकता है। तो लिखते समय भी स्पेलिंग में गलती कर सकते हैं, शब्दों को छोड़ देते हैं, और कभी कभी अक्षरों का क्रम बदल देते हैं। और ये बच्चे क्या कहते हैं, दर्पण लेखन, मिरर राइटिंग होता है, कभी कभी बच्चों को ये मिरर देख के लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब है। इसके अलावा इसके अन्य लक्षण में क्या होता है, इनको कविता याद करने में कठिनाई होती है, वर्णमाला को भी ये याद नहीं कर पाते हैं, अक्षर को सही क्रम में लिख नहीं पाते हैं, नई भाषा सीखने में दिक्कतें होती है। तो ये है ये प्रमुख कारण डिसलेक्सिया का, और हमने जाना कि क्या क्या उसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं कि डिसलेक्सिया एक वाचन विकार है। ठीक है, यानी ये ऐसा चीज़ है जो हम लोग क्या होता है, जिसमें रीडिंग करने में बच्चों में दिक्कतें होती है, तो उसको हम लोग विस्तारपूर्वक आपको यहाँ पे बता दिया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा है। ठीक है, कमल के जगह वो कलम बोल देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे ऐसा करते हैं, तो शिक्षक इसके लिए क्या करना चाहिए, बड़े अक्षरों वाले पुस्तक दे सकते हैं, चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको पढ़ने का आदत डालें, ऑडियो बुक का उपयोग कर सकते हैं, बार बार अभ्यास कराएं, कभी उनको डांटें नहीं। ठीक है, उनको रीडिंग बडी बनाएं या मल्टी सेंसरी मेथड को प्रयोग करें। शिक्षक को इनमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी कक्षा के सामने इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि कभी में किसी बच्चे का अपमान आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं। ठीक है, आप उनको हमेशा प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, तुम बुद्धू हो, बुड़बक हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलना है, इनको अधिक होमवर्क नहीं देना, चूँकि उनकी ये शुरू से ही दिक्कतें हैं, तो उनको आपको नहीं परेशान करना चाहिए, बल्कि उनको सहयोग करना चाहिए। तो यह ट्रिक दिया गया है कि जेटेट में आपको बस डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग प्रॉब्लम यानी पठन संबंधी विकार है, वहाँ पूछा जाता है कभी कभी डायरेक्टली, तो डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है, रीडिंग संबंधी या पठन संबंधी विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया रीड, यहाँ जैसे आपको लिख के दिखाया गया है। अब आता है डिसग्राफिया। ठीक है, ये क्या है, ये राइटिंग। ठीक है, यानी राइटिंग यानी लिखने की क्षमता से इसमें संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसकी लिखावट ख़राब होती है और अक्षरों का आकार अलग अलग हो जाता है, पेंसिल को सही ढंग से बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, लिखते समय बहुत समय लगता है और इनकी कॉपी गंदी रहती है। ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, लिखने के अतिरिक्त इन बच्चों को समय देना चाहिए, बड़ी बॉक्स वाली कॉपी देना चाहिए, कीबोर्ड का उपयोग करने दे सकते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग कराएं और फाइन मोटर जो एक्टिविटी है बच्चों को कराते हैं। तो यहाँ ग्राफ मतलब होता है राइटिंग, तो हमेशा याद रखिएगा डिसग्राफिया अगर उपयोग होता है तो राइटिंग या लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, गणित में सीखने में कठिनाइयाँ होती है, संख्या में पहचान में कठिनाई होती है, जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं, पहाड़ा याद नहीं रहता है, घड़ी पढ़ने में घड़ी को नहीं देख के नहीं रीड कर पाते हैं कितना बज रहा है, पैसे गिनने में कठिनाई होती है, उनको गणितीय जो चिन्ह है जोड़ घटाव गुना भागा इनको समझने में दिक्कतें होती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अबेकस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, संख्या कार्ड का प्रयोग करना चाहिए, खेल आधारित शिक्षण अधिगम करना है, वास्तविक वस्तुओं का गणना करना है और छोटे चरणों में बच्चों को सिखाना है। कैलकुलेशन मतलब डिसकैलकुलिया हमेशा याद रखना है, यानी इसमें बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, खासकर गणित में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। डिस्ग्राफिया मतलब मोटर के साथ यानी अपने जो कोऑर्डिनेशन शरीर के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे जूते के फीते नहीं बांध पाते हैं, गेंद को नहीं पकड़ पाते हैं, सीधी रेखा नहीं बना पाते हैं और कैंची को ठीक से नहीं चला पाते, तो इस प्रकार लक्षण आता है। तो शिक्षक को क्या कहता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी उन चीज़ों को बार बार कराना, ऐसी चीज़ों को कराना है जो ऑक्यूपेशनल मतलब उनका वास्तविक जीवन संबंधी, जैसे कैंची पकड़ाना, ठीक है, राइटिंग करना, गतिविधियाँ, टाई बांधना। ठीक है, ये फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, तो यानी फाइन मोटर स्किल को उनको ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों के माध्यम से कराना है। इसके अलावा खेल आधारित अभ्यास इन बच्चों को कराना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ADHD उसका पूरा नाम है
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसके 3 अलग अलग मुख्य लक्षण हैं, जैसे इंटेंशन, ध्यान नहीं लगना या चीज़ों को भूल जाना, या निर्देश नहीं पूरा करना, हाइपर एक्टिविटी, लगातार हिलते रहना या सीट छोड़ना या बहुत बोलना। ठीक है, इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे जवाब देना, बीच में बोलना या अपनी बारी का इंतजार ना करना, यानी बीच बीच में कहीं भी टोक देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने ही बोलते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं सुनते हैं, तो ये से या बीच में टोका टोकी बहुत करते हैं, तो ये एक लक्षण है ADHD का। ठीक है, और ये लक्षण बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है शिक्षक इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे बच्चों को पहले बेंच में बैठाएं, इनको छोटे छोटे कार्य दें, इनको हमेशा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करें, पुरस्कार दें, इनको ब्रेक देना चाहिए बीच बीच में। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूसली नहीं बैठाना है, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद उनको ब्रेक देना है। फिर धीरे धीरे ये हैबिट बना लेंगे, आदत बना लेंगे, फिर वो कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, इनको नहीं मारना है, इनको लगातार नहीं डांटना है, इनको किसी प्रकार अपमान नहीं करना या शरारतें नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक को जाना कि बच्चे क्यों ऐसा करते हैं। शिक्षक एक डॉक्टर की भूमिका भी निभाता है, एक सामाजिक व्यक्ति है, तो इसीलिए हर प्रकार की चीज़ों आपको जानना है। चलिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, इन चीज़ों का भी पहली बार शामिल किया गया। ADHD ASD को पहली बार शामिल किया गया है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं भी बढ़ रही है वर्तमान समाज में, तो एक शिक्षक को इन समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। ऑटिज्म एक नया अवधारणा आया है, ये ऑटिज्म एक न्यूरो विकार है, यानी ठीक है, न्यूरो विकार से संबंधित है, जो सामाजिक संचार और भाषा या व्यवहार को प्रभावित करती है। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनके स्पीच लेट होता है, ठीक है, भाषा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, या उनके जो व्यवहारिक गुण है, ठीक है, व्यवहारिक गुण में दिक्कत होती है। तो इससे क्या क्या लक्षण है, वे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, आँखों से कम देखना, अपना नाम बुलाने के बावजूद भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वे अकेले रहना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, और एक ही काम को बार बार करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, जैसे हाथ फड़फड़ाना। ठीक है, अगर उनका डेली रूटीन बदल जाता है तो वे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक विजुअल टाइम टेबल देना चाहिए, उनको चित्र आधारित शिक्षण करना चाहिए, छोटे छोटे निर्देश देना चाहिए, उनके लिए हमेशा वातावरण शांत होना चाहिए, और उनको हमेशा बच्चों के साथ मिलने दें जितने बच्चों के साथ मिलेंगे। ठीक है, और बच्चों को भी बोलना है कि ऐसे बच्चों को कोऑपरेट करना है, उनको जो उनके साथ खेलना है, उनको सिखाना है। तो ये एक पीयर बडी या पीयर लर्निंग के मदद से भी ऐसे बच्चों को हम शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा बना सकते हैं। अब आते हैं बौद्धिक दिव्यांगता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों में IQ की कमी होती है। ठीक है, और सीखने की गति धीमी होती है, दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं, दैनिक कार्य में कठिनाइयाँ होती है, और सामाजिक समायोजन में कठिन होती है। तो शिक्षकों को चाहिए कि ये सरल भाषा में उनको मदद करें, चीज़ों को पुनरावृत्ति करें, छोटे छोटे लक्ष्य दें, जीवन कौशल को उनको सीखने में मदद करें। दृष्टिबाधित बच्चे में जैसे आता है लो विजन, जिनको कम दिखाई देता है, या ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो शिक्षक इनके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते हैं, ऑडियो बुक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या टेक्टाइल चार्ट वगैरह उपयोग कर सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चे में क्या होता है, ये साइन लैंग्वेज जैसे हमने पहले बोला था, या लिप रीडिंग के माध्यम से सीखते हैं, या हियरिंग एड का उपयोग कर सकते हैं, या विजुअल लर्निंग से। प्रतिभाशाली बच्चे यानी जो गिफ्टेड है, जल्दी सीखते हैं, उनका IQ बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, रचनात्मक ज़्यादा रहता है, उनके समस्या समाधान करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करना चाहिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को बनाना चाहिए, थॉट्स लेवल का। ठीक है, और उनको अलग इंडिपेंडेंट लर्निंग या कुछ नया चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए, सभी बच्चों के प्रति समान व्यवहार और सभी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना। इसके अलावा मल्टी सेंसरी टीचिंग यानी बहुसंवेदी शिक्षण, साथ ही IEP प्लान को हम लोग तैयार करेंगे, और एक कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का हम लोग उपयोग करेंगे। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद करना चाहिए कि ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको हर पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल गार्जियन को बताना है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो सहायक तकनीक है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, यानी ICT वगैरह उपयोग करेंगे, और कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देंगे। हर बच्चे को बताएं कि ऐसे बच्चों को स्पेशली सहयोग करना है, ताकि वे समाज में भी समाज का हिस्सा हैं, तो उनको भी मदद करना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दिया गया है कि जेटेट में हो सकता है ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए। डिसलेक्सिया माने पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया लिखने में, डिस्कैल्कुलिया गणित में, डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक समन्वय करने में या मोटर कोऑर्डिनेशन करने में, ADHD अधिक सक्रिय वाले बच्चे, ऑटिज्म सामाजिक संचार और व्यवहार वाले कमी के बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक और अनुकूलन क्षमता में कमी वाले बच्चे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक्स दे दिया गया है इसमें।
ताकि आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, अब आते हैं जेटेट के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। डिसलेक्सिया में पढ़ने और शब्द पहचानने में कठिनाइयाँ होती है। डिस्ग्राफिया में लिखावट, वर्तनी और लेखन कौशल प्रभावित होता है। डिस्कैल्कुलिया में संख्याओं और गणितीय श्रृंखलाओं को समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। एडीएडी के 3 प्रमुख लक्षण हैं। एक है ध्यान की कमी, दूसरा अति सक्रियता और आवेगशीलता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये सामाजिक संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कम बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि सामान्य कम बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि अधिकांश बच्चों में सामान्य बच्चों की तरह भी उनके पास भी बुद्धि होती है। मल्टी सेंसरी टीचिंग, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आईपी के द्वारा ये प्रभावी रणनीतियाँ हैं। ठीक है, किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से कुछ प्रश्नों को बनाते हैं, ताकि लगभग 20 प्रश्न है हमारे पास, और इन प्रश्नों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर में हम लोगों ने जितने सारी चीज़ों को जाना, समझा, क्या हम वास्तव में समझ पाए। इसीलिए हर लेसन या हर चैप्टर को करने के बाद आपको एमसीक्यू जरूर करने चाहिए, और अधिक से अधिक एमसीक्यू करेंगे तो आपका स्तर भी बढ़ेगा और आने वाला समय में जो भी नियुक्ति परीक्षा होगी उसका लेवल हाई रहेगा। क्योंकि जेटेट के बाद आपको नियुक्ति परीक्षा भी देनी है, तो इसीलिए आप जेटेट के साथ साथ नियुक्ति परीक्षा को भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों के बाद साथ। एक शिक्षक देखता है कि कक्षा 4 का छात्र सामान्य बुद्धि का है। मौखिक उत्तर सही देता है, लेकिन पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है और बार बार अक्षरों को भ्रम करता है। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या निष्कर्ष करना चाहिए, यानी ये आप पता लगाइए किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, बौद्धिक दिव्यांगता है, डिसलेक्सिया है, एडीएचडी है, ऑटिज्म है। चलिए ऐसे कुछ समझ ले लीजिए, अपने से सोच लीजिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अब अपना ABCD में कोई एक मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, कर लिए होंगे। चलिए अब हम उत्तर देखते हैं। यह है डिसलेक्सिया, ऐसे बच्चे, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये बोल नहीं पाते हैं, यानी ये रीडिंग से संबंधित विकार है। अगला है समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको यहाँ पे, अपने से भी कोशिश कीजिए क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे। चलिए आपका हो गया होगा, तो इसका सही उत्तर है सही बच्चों को समान अवसर और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पहले प्रश्नों को देख लीजिए, प्रश्नों को देख लिए, प्रश्नों के बाद ये उत्तर है, फिर हम थोड़ा देर बाद आपको उत्तर को दिखा रहे हैं। तब तक कुछ सेकंड आपके पास समय है, आप प्रश्नों को पढ़िए। यदि कोई बच्चा गणितीय चिन्हों को, जोड़ घटाव गुणा भाग को समझने, संख्याओं को पहचान करने या करने में कठिनाई का अनुभव करता है तो किस समस्या से ग्रसित हो सकता है। चलिए पता चल गया होगा, यह है डिस्कैल्कुलिया। अगला प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन से ABCD। ठीक है, अब पढ़ लिए होंगे, उत्तर अपने कॉपी में लिखते जाइए। अब देखिए आप 20 में कितना आपको स्कोर मिल रहा है, आप अपना स्कोर भी खुद चेक करते जाइए। इसका सही उत्तर है C नंबर, यानी प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना। अब आते हैं ADHD से ग्रसित छात्रों के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावित है। आप ABCD पढ़ लिए होंगे। चलिए अब आते हैं छोटे छोटे कार्य जिसका होना चाहिए। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, ये सिद्धांत रह सकते हैं। ठीक है, इसका सही क्या है, बच्चे विद्यालय के अनुसार बदलें। अब आते हैं डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से, चलिए, ये प्रभावित करता है लिखने को। एक छात्र पढ़ने और लिखने में सामान्य है, लेकिन सामाजिक संपर्क करने से बचता है। आंखों से कम देखता है, एक ही गतिविधि बार बार, जिसका संकेत है 4। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है। चलिए 4 ऑप्शंस में आते हैं, ये क्या होना चाहिए आपको पता चल गया होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगला है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, UDL का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शंस हैं, आपने सोच देख लिया होगा और पढ़ लिया होगा। हम इसका है B नंबर, प्रारंभ से सभी बच्चों को उपयुक्त और शिक्षण व्यवस्था में तैयार करना। अब आते हैं IEP का फुल फॉर्म क्या है, आपने बार बार इस चीज़ को देखा होगा। चलिए इसका सही उत्तर है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। ठीक, इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअलाइज होगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षमता नहीं है। देख लीजिए अधिगम अक्षमता कौन सा है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या ब्लाइंडनेस। यह है ब्लाइंडनेस। अगला एक शिक्षक डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी विधि अपनाएं। ठीक है,
यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया गया है, एक बार पढ़ लेंगे और अपना नोट कर लीजिए। फिर देखिए कि उत्तर आने तक क्या आपने सही सोचा है या नहीं सोचा है। अपना खुद ये कीजिए, अपना परीक्षण कीजिए, ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को भी सीख लें। थोड़ा समय पढ़ने की ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है बी नंबर, बहुसंवेदी शिक्षण। अगला है RPWD एक्ट 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन को आपने पढ़ लिया होगा। अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और समान अवसर सुनिश्चित करना। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का। यदि किसी छात्र की बुद्धि सामान्य है लेकिन वो पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, आपको देख के ही पता चल गया क्या उत्तर होना चाहिए। सी नंबर होना चाहिए। उसकी अधिगम आवश्यकताओं को पहचान कर उसको विशेष सहायता देंगे। पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ क्या है, यानी चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा दूसरे विद्यार्थी की सहायता करना। चलिए अब है समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन सर्वोत्तम स्वरूप क्या होना चाहिए, जिसे हम लोग जानते हैं वही सततम व्यापक मूल्यांकन CC। इसमें से कौन सा कथन सही है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी ABCD देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा सा आपको समय दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, आप अपना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ा के रखिए, ये सही है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में सामान्य बुद्धि हो सकती है। इंक्लूसिव एजुकेशन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, क्या होना चाहिए, 0 रिजेक्शन पॉलिसी। ADHD छात्र बार बार अपनी सीट छोड़ता है, शिक्षक के लिए क्या कदम करना चाहिए, देख लीजिए। चार ऑप्शन दिया गया है, आप इन क्या सही ऑप्शन होना चाहिए, अब तो जो आपने सोच लीजिए। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, कुछ समय आपको देंगे, कुछ सेकंड्स। आप अपना कॉपी में हमारे साथ साथ लर्निंग के साथ साथ आप जो प्रश्न देख रहे हैं आपने से बनाई, ताकि आप खुद भी एक टेस्ट सेट के माध्यम से, ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट सेट है, जिससे हम आपको कोशिश करेंगे कि आप सही प्रश्नों तक पहुँचें। ठीक है, इसका सही उत्तर है सी नंबर, छोटे कार्य को स्पष्ट देना और सकारात्मक प्रोत्साहन देना। और हमारा अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, NEP 22 अनुसार समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कराइए, उनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप बताइए कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा हमारे सिर पर है। ठीक है, और हमको अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें बाकी दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराने में मदद करें। ठीक है, ताकि हम भी आप तक अपनी मदद पहुंचा सकें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।